तुगलक वंश 1320 से 1398 ईस्वी तक। 5 सितंबर 1320 को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। तो जो खुसरो खां था, खिलजी वंश का जो लास्ट था खुसरो खां, इसी को पराजित करके गाजी मलिक सिंहासन पर बैठता है, दिल्ली के सिंहासन पर, और तुगलक वंश की स्थापना करता है। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। गयासुद्दीन क्या करता है कि अलाउद्दीन के समय में जो अमीरों से भूमि लिया गया था उसे पुनः उन्हें वापस लौटा देता है। इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। जो गयासुद्दीन तुगलक था उसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक एक नया नगर स्थापित किया। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक एक नया नगर स्थापित किया। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ। तो रोमन शैली में ये निर्मित है। ये जो तुगलकाबाद नगर है ये किस शैली में निर्मित है? ये रोमन शैली में निर्मित है। इस दुर्ग की को 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है। तो 56 कोट किस दुर्ग को जाना जाता है? तो तुगलकाबाद में जो नया नगर बनाया था ये गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद को बनाया था। इसमें रोमन शैली से निर्मित ये नगर था। इसे ही 56 कोट के नाम से जाना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई। तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में हो जाती है। जब ये बंगाल से वापस लौट रहा था तो जूना खां ने इसके द्वारा जो निर्मित लकड़ी का महल होता है उसमें वो तुझसे दब करके इसकी मृत्यु हो जाती है। तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे होती है? जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल से दबकर हो गई। गयासुद्दीन के बाद उलुग खां या जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। गयासुद्दीन तुगलक के बाद उलुग खां या जूना खां, उलुग खां का ही नाम होता है जूना खां, और इसे ही मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। तो उलुग खां या जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक, इसे हम ऐसे याद करते हैं MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, इसे हम MBT याद करते हैं। तो ये MBT जो इसका पहला नाम है, MBT का पहला नाम उलुग खां या जूना खां था, और 1325 ईस्वी में MBT दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित और विद्वान और योग्य व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक MBT को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण इसे स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु कहा जाता है। तो स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु किसे कहा जाता है? MBT को कहा जाता है। MBT को क्या नाम है? स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखता था और ये क्रूर था और इसकी सनक भरी योजनाएं होती थी। इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक को MBT को स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु कहा गया। MBT ने कृषि के विकास के लिए अमीरे कोही नामक एक नवीन निर्माण की स्थापना की। तो अमीरे कोही का निर्माण किसने कराया था? MBT ने। अमीरे कोही का निर्माण किसने करवाया था? MBT ने करवाया था। और ये जो अमीरे कोही था ये कृषि से रिलेटेड था। अमीरे कोही किससे रिलेटेड था? ये कृषि से रिलेटेड था। MBT ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। MBT ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। MBT अपने प्रत्येक मालिक के सम्मान में
प्रत्येक मलिक के सम्मान में 2 पोशाक दिया करता था। प्रत्येक मलिक के सम्मान में 2 पोशाक दिया करता था, एक जाड़े में और दूसरा गर्मी में। कहा जाता है कि डाक प्रबंधों के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के लिए ताजे फल खुरासान से आते थे और पीने के लिए गंगा जल मंगाया जाता था। तो एमबीटी के लिए ताजे फल खुरासान से मंगाए जाते थे और पीने के लिए गंगा जल मंगाया जाता था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके लिए ताजे फल और गंगा जल मंगाए जाते थे। तो एमबीटी के लिए मंगाए जाते थे ताजे फल खुरासान से और पीने का गंगा जल मंगवाया जाता था। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत एमबीटी ने कांसा, फरिश्ता के अनुसार, फरिश्ता कहता है कांसे का, ये जो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन हुआ था ये फरिश्ता के अनुसार ये कांसे का, लेकिन बरनी के अनुसार तांबे का, धातुओं के सिक्के चलवाए। फरिश्ता के अनुसार कांसे का सिक्का चलवाया, जो सांकेतिक मुद्रा थी वो कांसे की थी, फरिश्ता ने कहा है। और बरनी के अनुसार जो सांकेतिक मुद्रा है वो तांबे की थी। धातु के सिक्के चलवाए जिनका मूल्य चांदी के रुपए टंका के बराबर था, जिसका मूल्य चांदी के रुपए टंका के बराबर था। तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो एमबीटी ने किया था। और फरिश्ता के अनुसार कांसा और बरनी के अनुसार तांबा। एडवर्ड थॉमस ने एमबीटी को प्रिंस ऑफ मनियर्स की भी संज्ञा दी। एडवर्ड थॉमस ने एमबीटी को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा किसे दी गई? एडवर्ड थॉमस को दी गई। एडवर्ड थॉमस को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा एडवर्ड थॉमस ने प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक को देता है, एमबीटी को देता है। सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग चीन के कुबलई खां एवं ईरान के गजन खां नामक एक मंगोल शासक ने भी किया था। तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन और कहाँ पे हुआ है? चीन के कुबलई खां और ईरान के गजन खां नामक एक मंगोल शासक ने भी किया था। अफ्रीकी मोरक्को यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। तो इब्न बतूता को एमबीटी ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया। और इब्न बतूता जो था वो अफ्रीका का था, मोरक्को यात्री था, अफ्रीका का मोरक्को यात्री था। तो इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को यात्री था ये। और भारत में आया। एमबीटी ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। तो किसे राजदूत के रूप में चीन भेजा गया था? इब्न बतूता को राजदूत के रूप में चीन भेजा था। और किसने भेजा था? एमबीटी ने भेजा था। इब्न बतूता की पुस्तक रिहला में मोहम्मद तुगलक के समय की एमबीटी। तो इब्न बतूता किसके समय में आया था? इब्न बतूता एमबीटी के समय में आया था। समय की घटनाओं का वर्णन है। इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है। तो डाक व्यवस्था और गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है ये रिहला में। इसके अनुसार भारतीय डाक व्यवस्था के 2 प्रकार थे। अश्व डाक व्यवस्था, जिसे उलुक कहा जाता था, जो अश्व से घोड़े से जो डाक व्यवस्थाएं चल जाती थी, चिट्ठियाँ वगैरह घोड़े से भेजे जाते थे, उसे उलुक कहा जाता था। दूसरा है पैदल डाक व्यवस्था, जिसे दावा कहा जाता था। जो उलुक होता था वो घोड़े से डाक पहुंचाया जाता था, पत्र चिट्ठियाँ वगैरह पहुंचाई जाती थी। और जो दावा था उसमें पैदल जाते थे। इसने नगाड़ों की भारी ध्वनि के बीच एक स्त्री को सती होने के दृश्य का वर्णन किया है। रेहला की जो बुक है, इसमें रेहला के अनुसार जो इब्न बतूता ने लिखा है, इसने नगाड़ों की भारी ध्वनि के बीच एक स्त्री को सती होने के दृश्य का वर्णन किया है। इसके कथानुसार सती होने के लिए सुल्तान से अनुमति लेनी पड़ती थी। इसके कथानुसार सती होने के लिए सुल्तान से अनुमति लेनी पड़ती थी। एमबीटी ने जिन प्रभु सूरी नामक जैन साधु को अपने दरबार में बुलाकर सम्मान प्रदान किया। तो जिन प्रभु सूरी किससे रिलेटेड है? ये एमबीटी से रिलेटेड है। और कौन से साधु हैं? ये जैन है।
जिन प्रभासूरी कौन से साधु हैं? ये जैन साधु हैं। और किसके टाइम में थे? ये एमबीटी के समय में थे। एमबीटी की मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय थट्टा के निकट कोडाल में हो गई। एमबीटी सिंध जा रहा था तो उसी समय थट्टा के निकट गोदाल में यहाँ पे इसकी मृत्यु हो जाती है एमबीटी की। एमबीटी के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। तो एमबीटी के समय में हरिहर और बुक्का दो भाई थे। हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई थे। दोनों भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। तो विजयनगर के साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई। और किसने किया? हरिहर और बुक्का ने किया था। दो भाई थे हरिहर और बुक्का। 1336 ईस्वी में उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। किसका शासनकाल उस समय चल रहा था? सल्तनत काल में। तो वहाँ पे एमबीटी के शासनकाल में चल रहा था। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने, तो यहाँ इसी के समय में एमबीटी के समय में ही विजयनगर की स्थापना होती है और एमबीटी के समय में ही बहमनी राज्य की स्थापना होती है। और विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का करते हैं 1336 में, जबकि बहमनी की स्थापना 1347 में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह करते हैं। तो बहमनी की स्थापना एमबीटी के समय में होता है। 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने किया। एमबीटी की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी लिखता है, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उससे लोगों को अंततः लोगों को उससे किससे मुक्ति मिली? एमबीटी से मुक्ति मिली। और उसे लोगों से किसे? एमबीटी को लोगों से मुक्ति मिली और एमबीटी लोगों को उससे मुक्ति मिली। तो यह बात जो है किसके बारे में कही गई? एमबीटी के बारे में कही गई। और किसने कहा है? ये इसे जो है बदायूनी ने कहा है। बदायूनी ने यह बात किसको कही है? एमबीटी को कही है। एमबीटी को कही है कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। एमबीटी किसका शिष्य था? शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे में गया। तो पहला ऐसा सुल्तान था एमबीटी, पहला ऐसा शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर एमबीटी गया था और बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे में भी एमबीटी गया था। एमबीटी बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे में भी गया था। एमबीटी ने बदायूं में मीर मुलहिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, अजूधन में शेख मुल्तान आदि के संतों की कब्र पर मकबरे बनवाए हैं। तो एमबीटी ने किन संतों की कब्र पर मकबरे बनवाए हैं? तो मीर मुलहिम के, दिल्ली के शेख निजामुद्दीन औलिया के, मुल्तान के शेख रुकनुद्दीन के, अजूधन में शेख मुल्तान के आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनवाए। फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक थट्टा के नजदीक 20 मार्च 1351 को हुआ। फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक थट्टा के निकट हुआ, 20 मार्च 1351 को हुआ। पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 को हुआ। तो एमबीटी के बाद गद्दी पर कौन बैठता है? फिरोज तुगलक बैठता है। कौन बैठता है? फिरोज तुगलक बैठता है। इसका 2 बार राज्याभिषेक होता है। एक बार 20 मार्च 1351 को होता है, फिर उस मार्च में होता है, फिर उसके बाद अगस्त में होता है। 1351 में 2 बार इसका राज्याभिषेक होता है फिरोज तुगलक का 2 बार राज्याभिषेक होता है। एक होता है मार्च में, एक होता है अगस्त में। जो मार्च में होता है वो थट्टा के नजदीक होता है, जो अगस्त में होता है वो दिल्ली में इसका राज्याभिषेक होता है। खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमिनीन की उपाधि दी गई। खलीफा द्वारा जो फिरोज होता है, फिरोज को कासिम अमीर उल मोमिनीन की उपाधि दी गई। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर, तो
फिरोज तुगलक क्या करता है कि अपने शासनकाल में जो 24 कष्टदायक कर थे उनको समाप्त कर देता है। तो फिरोज के समय में 4 कर ही केवल रह जाते हैं, केवल 4 कर ही केवल रह जाते हैं। बाकी जो 24 कष्टदायक कर हैं उनको जो है समाप्त कर देता है। पहला है खम्स, जिसे लगान कहते हैं, और फिर उसके बाद खराज। खराज का मतलब होता है लगान। खराज का मतलब होता है लगान। खुम्स का मतलब होता है युद्ध में लूट का माल। खुम्स का मतलब होता है युद्ध में लूट का माल। खराज का मतलब होता है लगान। खराज का मतलब होता है लगान। खुम्स का मतलब होता है युद्ध में लूट का धन। और जजिया एवं जकात को वसूलने का आदेश दिया। तो फिरोज के समय में 24 तो हटा दिए, तो केवल 4 ही थे जो कर लगे हुए थे। एक खराज मतलब लगान, खुम्स मतलब युद्ध में लूटा गया धन, और जजिया और जकात। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। तो ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया किसने लगाया था? तो फिरोज ने पहली बार लगाया था, फिरोज तुगलक ने लगाया था। फिरोज तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर भी लगवाया, जो उपज का 1/10 भाग था। फिरोज ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। तो किसने नहरों का बहुत ज्यादा निर्माण कराया है? तो वो है फिरोज तुगलक ने नहरों का निर्माण कराया है। फिरोज तुगलक पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया लागू करता है और लगान इसकी सिंचाई कर 1/10 हो जाता है। फिरोज ने 300 नए नगर की स्थापना की, जिसमें हिसार, फिरोजाबाद, दिल्ली, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर प्रमुख है। तो फिरोज ने कौन कौन से नगर की स्थापना की थी? हिसार की स्थापना फिरोज ने की है। फिरोजाबाद की स्थापना फिरोज ने की है, जो दिल्ली में है। फतेहाबाद की स्थापना फिरोज ने की है। जौनपुर और फिरोजपुर की स्थापना, 3 नाम तो एफ से फिरोज है ही। फतेहा फिरोज से रिलेटेड है, फिरोज तो 3 तो ऐसे ही याद रहेंगे। लेकिन जो हिसार और जौनपुर को याद रखना है कि हिसार और जौनपुर की स्थापना कौन किया था? फिरोज तुगलक ने किया था हिसार और जौनपुर की स्थापना। इसके शासन काल में खिजराबाद, टोपरा गांव एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में इसके शासन काल में खिजराबाद, टोपरा गांव एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों से को लाकर के दिल्ली में स्थापित किया गया। टोपरा स्थित अशोक स्तंभ के परिवहन का विचित्र सीरत फिरोजशाही से मिलता है। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवाने खैरात की स्थापना की। तो दीवाने खैरात की स्थापना किसने की थी? फिरोज तुगलक ने की थी। और किसके लिए की थी? महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए की थी। सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या करीब 1,80,000 फिरोज तुगलक के समय में थी। तो दासों की सबसे अधिक संख्या किसके समय में थी? तो फिरोज के समय में थी। फिरोज के समय में दीवाने खैरात बनाया गया। फिरोज के समय में दासों की संख्या ज्यादा थी और दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवाने बंदगान कौन बनाया था? फिरोज ने बनाया था। इसने जो है सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया फिरोज ने। इसने अपनी आत्मकथा फुतुहात फिरोजशाही की रचना की। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फुतुहात अगर लगा है, फिरोज तो है ही, लेकिन जो फतुहात एफ मतलब फ इसमें भी फ इसमें भी, तो वो किसका है? फिरोज का है। तो वो किसका है? फिरोज तुगलक का है। फ इसमें भी है, फ इसमें भी, वो किसका है? वो फिरोज का है। इसने जियाउद्दीन बर्नी एवं शमसे सिराज अफीफ को अपना संरक्षक प्रदान किया। तो फिरोज ने बर्नी को और शमसे सिराज अफीफ को अपना संरक्षक प्रदान किया। फिरोज तुगलक के नागरकोट, वर्तमान में कांगड़ा अभियान के 1361 के दौरान ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय
से संस्कृत के 1300 ग्रंथ प्राप्त हुए। उनमें से कुछ को लगभग 300 का फारसी में अनुवाद कराया और इसका नाम अजीजुद्दीन किरमानी नामक फारसी के विद्वान ने किया। और ये जो फारसी में जो इसका अनुवाद कराया था वो किस नाम से करवाया था, तो उसे जो है फारसी में अनुवाद कराया था। और किससे अनुवाद कराया था? अजीजुद्दीन किरमानी नामक एक फारसी विद्वान था। अजीजुद्दीन किरमानी नामक फारस का जो विद्वान था उसी से ये अनुवाद कराया था। संस्कृत से फारसी भाषा में अनुदित सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ दलाइल फिरोज शाही थी, जो दर्शन एवं नक्षत्र विज्ञान से संबंधित थे। तो अगर पूछा जाए कि फारसी भाषा में महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है, फारसी भाषा में दलाइल फिरोज शाही फारसी भाषा में है। जो दलाइल फिरोज शाही बुक है वो फारसी भाषा में है, और जो दलाइल फिरोज शाही है इसमें दर्शन और नक्षत्र विज्ञान से संबंधित है। दलाइल फिरोज शाही दर्शन और नक्षत्र विज्ञान से संबंधित ग्रंथ था। इसने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए, जिसे अद्धा और विक कहा जाता है। तो अद्धा और विक किसने कराया था? ये तांबे और चांदी के मिश्रण से बने थे। जो अद्धा और विक थे वो तांबे और चांदी के मिश्रण से बने हुए थे। और अद्धा और विक को फिरोज के समय में ये हुआ था। अद्धा और विक का निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए। किसने जारी करवाए? फिरोज ने अद्धा और विक नामक सिक्कों को जारी किया। और ये जो अद्धा और विक है वो चांदी और तांबे के मिश्रण से निर्मित होते थे। फिरोज तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी में हो गई। फिरोज काल में निर्मित खाने जहां तेलंगाना के मकबरे की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर की मस्जिद से की जाती है। तो जो फिरोज के समय में एक मकबरा निर्मित है, किसका मकबरा? खाने जहां तेलंगाना। तो फिरोज काल में निर्मित है खाने जहां तेलंगाना का जो मकबरा है उसकी तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर की मस्जिद से की जाती है। जेरूसलम में निर्मित उमर की मस्जिद से की जाती है खाने जहां तेलंगाना के मकबरे की तुलना। खाने जहां तेलंगाना के मकबरे की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर की मस्जिद से की जाती है। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण कराया। फिरोज शाह कोटला दुर्ग कहाँ पर है? दिल्ली में है। और इसका निर्माण फिरोज ने कराया था। फिरोज लिखा है तो यहाँ पे फिरोज लिखा है तो फिरोज ने कराया था। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। तो अंतिम शासक कौन है? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। इसका शासन दिल्ली से पालम तक ही रह गया। तो नासिरुद्दीन जो महमूद तुगलक था इसका शासन दिल्ली से लेकर के पालम तक ही सिमट कर रह गया था। तैमूर लंग ने सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। तैमूर लंग ने आक्रमण किसके समय में किया था? नासिरुद्दीन के समय में। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। कहाँ पर आक्रमण किया था? दिल्ली पर। और किसका शासनकाल उस समय चल रहा था? तुगलक वंश में। तुगलक थे नासिरुद्दीन महमूद के समय में। और कौन आक्रमण किया था? तैमूर लंग ने नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। नासिरुद्दीन महमूद के समय में ही मलिक कुसरसक पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर एक हिजड़ा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। तो जौनपुर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की किसने? एक मलिक सरवर ने की थी। और नासिरुद्दीन महमूद के समय में ही जो ये मलिक सरवर था इसको कौन सी उपाधि प्राप्त थी? मलिक कुसरसक की उपाधि धारण कर एक हिजड़ा मलिक सरवर उसका नाम क्या था? मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। इसके बाद है सैयद वंश 1414 से लेकर के 1451। सैयद वंश का संस्थापक खिजर खां था। इसने सुल्तान की उपाधि धारण न करने को
न कर अपने को रयते आला की उपाधि से ही खुश रखा। तो जो सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था, खिज्र खां ने खुद को सुल्तान नहीं कहा, खुद को सुल्तान नहीं कहा, बल्कि खुद को क्या कहता था, रयते आला की उपाधि से ही